अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक की सारी नर्व्स देख ली हैं। अब हम मूव करते हैं टू द मसल्स, नर्व्स ऑफ द बैक। तो बैक मसल्स को हम देखेंगे और फिर उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं उनको हम देखेंगे। नर्व्स ऑफ द बैक के लिए हम जाते हैं एक सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी की तरफ कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, मतलब एम्ब्रियो होता है, तो क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे जो स्पाइनल नर्व होती है, एक स्पाइनल नर्व जो है वो दो ब्रांचेस देती है। ठीक है, मतलब एंटीरियर रेमस होता है और पोस्टीरियर रेमस होता है। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले हमारी सेंसरी और मोटर मिलके मिक्स नर्व्स बनाती हैं और मिक्स नर्व्स जो है वो आगे से इंटीरियर पोस्टीरियर रेमस में डिवाइड हो जाती हैं। और इंटीरियर पोस्टीरियर रेमस में दोनों और मिक्स्ड जो नर्व है दोनों होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। अगर हम इंटीरियर रेमस की बात करें ना, तो इंटीरियर रेमस जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो आगे चला जाता है, आगे जाके बॉडी की जो लेटरल वॉल है और इंटीरियर वॉल है उसको सप्लाई करती है। मतलब कि लिम्स हो गए हमारे, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, चेस्ट वॉल, एब्डोमिनल वॉल, सुपरफिशियल बैक मसल्स। तो बैक मसल्स जो सुपरफिशियल हैं वो भी इंटीरियर रेमस से सप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि ये मसल्स डेवलप ही कहाँ से होते हैं, वेंट्रल मसल मैस से, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, ड्यूरिंग एम्ब्रियो। फिर पोस्टीरियर रेमस की बात करें तो पोस्टीरियर रेमस जो होता है ये पीछे चला जाता है, ये कभी भी बैक को लीव नहीं करती है पोस्टीरियर रेमस। ये जो पोस्टीरियर रेमस होती है ये हमारी स्किन ऑफ बैक को, डीप मसल्स ऑफ बैक और वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। तो एवरीथिंग दैट रिमेन्स इन ट्रू बैक बिलोंग्स टू पोस्टीरियर रेमस। तो हमें समझ आ गया। अगर हम स्पेसिफिकली बैक की बात करें तो बैक की जो स्किन है वो पोस्टीरियर रेमस से सप्लाई हो रही है, बैक के जो डीप मसल्स हैं वो पोस्टीरियर रेमस से सप्लाई हो रहे हैं, बैक के जो वर्टिब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर्स हैं वो पोस्टीरियर रेमस से सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल बैक मसल्स हैं वो एक्सेप्शन है, वो पोस्टीरियर रेमस से सप्लाई नहीं हो रहे, वो एंटीरियर रेमस ही सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड कि एंटीरियर पोस्टीरियर रेमस किस तरह से बैक के नर्व्स को हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से मसल्स हैं बैक के। हमने देख लिया कि सुपरफिशियल मसल्स हैं, डीप मसल्स हैं। तो कौन से स्पेसिफिकली मसल्स हैं बैक के ओरिजिनल, वो डीप इंट्रिंसिक मसल्स हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं बैक के मसल्स इरेक्टर स्पाइनी, ट्रांसवर्सो स्पाइनलिस, मल्टीफिडस, रोटेटर्स, सेमी स्पाइनलिस, स्प्लीनियस। ये सारे बैक के मसल्स हैं और ये मसल्स जो होते हैं ना ये बैक में ही रहते हैं और इनको पोस्टीरियर रेमाई जो है वो सप्लाई करते हैं। और डीप मसल्स जो कि हमें देख लिया कौन कौन से होते हैं बैक मसल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों सुपरफिशियल मसल्स डिफरेंट हैं। तो सुपरफिशियल मसल्स में अगर हम बात करें ट्रेपीजियस की, तो ट्रेपीजियस की नर्व सप्लाई आपको याद है, हमने क्रेनियल नर्व 11 देखी थी, एक्सेसरी नर्व वो इसको सप्लाई करी थी। तो एनाटॉमिकली क्योंकि ट्रेपीजियस जो होता है ये बैक में प्रेजेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली ये बैक का मसल नहीं है। एनाटॉमिकली तो बैक का मसल है लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली ये बैक का मसल नहीं है। इस वजह से है तो ये बैक का मसल, लेकिन इसको पोस्टीरियर रेमस सप्लाई नहीं करता, इसको क्रेनियल नर्व 11 सप्लाई करती है। इट बिलोंग्स टू ट्रेपीजियस जो होता है ये बिलोंग करता है अपर लिम्ब के पेडिकुलर मस्कुलेचर से, इस वजह से जो है ना इसको क्रेनियल नर्व 11 सप्लाई करती है। इसी तरह हमारा लेटिस्मस डोर्साई है, रोम्बॉइड्स हैं हमारे, मेजर, माइनर और लिवेटर स्कैपुलिया, ये मसल्स जो होते हैं ये हमारे अपर लिम्ब को मूव करने में या शोल्डर गर्डल को मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये बस बैक पे एनाटॉमिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन इंट्रिंसिक बैक मसल्स नहीं होते। इस वजह से इनको एंटीरियर रेमस जो है वो सप्लाई करता है, बिकॉज दीज आर पेंडिकुलर मसल्स। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि डीप मसल्स, स्किन ऑफ बैक, वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर्स, इनका सबको पोस्टीरियर में सप्लाई करता है। फिर लेटिस्मस डोर्साई, रोम्बॉइड्स, लिवेटर स्कैपुली जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उनको एंटीरियर में सप्लाई करता है। और जो हमारा ट्रेपीजियस मसल है उसको क्रेनियल नर्व 11 सप्लाई करती है। तो ये बैक की नर्व सप्लाई हो गई। एक्सेप्शन हमने देख ली कि ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस जो होता है ये यूनिक होता है, इसको मोटर सप्लाई मिलती है फ्रॉम स्पाइनल एक्सेसरी नर्व विच इज क्रेनियल नर्व 11। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली हमारा ट्रेपीजियस जो होता है वो ब्रेंकियल फ्रेंजियल आर्च से रिलेटेड होता है रादर देन ओरिजिनल स्पाइनल मसल। लेकिन इसको जो प्रोपियोसेप्टिव फाइबर्स मिल रहे होते हैं ना ट्रेपीजियस को, वो C3 C4 सर्वाइकल नर्व से ही मिल रहे होते हैं, लेकिन जो इसकी मोटर सप्लाई है वो इसकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व से ही आती है। इस वजह से हम कहते हैं ऑल सुपरफिशियल मसल्स आर सप्लाइड बाय एंटीरियर रेमस एक्सेप्ट ट्रेपीजियस। आई होप आपको समझ आई होगी कि क्या हम बात कर रहे हैं। तो ये टेबल है फॉर रिवीजन, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल जॉइंट की क्या नर्व सप्लाई है। वर्टिब्रल जॉइंट जो है ना उसकी एग्जांपल ये ले लें कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक फैमिली नीचे रहती है और एक फैमिली ऊपर रहती है और उनके दरमियान में एक दीवार है जो उनकी शेयर होती है। तो ये शेयर्ड वॉल में दोनों अपना हिस्सा डालते हैं, दोनों इस के हिस्से में शरीक हैं। इसी तरह हमारी जो है ना वर्टिब्रा हैं। अब जैसे हम देखें तो ये L3 वर्टिब्रा है और L4 वर्टिब्रा है और इनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये जो डिस्क है ना, जो जॉइंट है,
ये दोनों शेयर कर रहे हैं। इस वजह से इसकी डुअल सेगमेंट इनोवेशन होती है। अगर हम वर्टिब्रल जॉइंट की बात करें तो ऊपर से भी उसको सप्लाई मिल रही होती है और नीचे से भी, क्योंकि ये जो डिस्क है ये L3 भी शेयर कर रहा है, L4 भी शेयर कर रहा है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर हम बात करें तो हु सप्लाइज द डिस्क? स्टूडेंट्स आंसर करते हैं क्योंकि वो पीछे है तो उसको पोस्टीरियर में सप्लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिस्क होती है उसको सेंसरी फाइबर्स मिलते हैं फ्रॉम मेनिंजियल रिकरेंट साइनोवर्टिब्रल नर्व। अब ये मेनिंजियल रिकरेंट साइनोवर्टिब्रल नर्व इसको क्यों कहते हैं कि इसके एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा है, वो उसने स्कूल जाना है, ठीक है, तो वो दरवाजे तक गया और उसको याद आया कि यार मेरा ना लंच बॉक्स घर रह गया, वो वापस जाता है। इसी तरह ये रिकरेंट नर्व है। रिकरेंट नर्व क्या करती है, वो आगे जाती है, ठीक है, लेकिन ये स्पाइनल नर्व जो है क्या करती है कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलती है। स्पाइनल नर्व जो भी होती है, जो दोनों वर्टिब्रा के दरमियान में फोरामेन होता है, वहाँ से बाहर निकलती है। फिर क्या होता है कि फिर ना ये एक छोटी सी ब्रांच देती है, ठीक है, जिसको कहते हैं, ये ब्रांच जो है ये पीछे जाती है, जैसे कि बच्चा पीछे जा रहा है, इसी तरह ये ब्रांच जो है ये पीछे जाके वर्टिब्रल कैनाल के अंदर फिर एंटर हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं रिकरेंट मेनिंजियल नर्व या रिकरेंट साइनोवर्टिब्रल नर्व के एक स्पाइनल नर्व है, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकली, फिर उसने एक ब्रांच दी जिसको कहते हैं रिकरेंट साइनोवर्टिब्रल नर्व, ये वापस वर्टिब्रल कैनाल में एंटर हो जाती है, इस वजह से इसको कहते हैं रिकरेंट। ओके, तो एवरीथिंग इनसाइड द वर्टिब्रल कैनाल एक्सेप्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना भी वर्टिब्रल कैनाल में जो जो चीज़ें हैं उन सबको ये रिकरेंट मेनिंजियल नर्व सप्लाई करती है। अब वर्टिब्रल कैनाल के अंदर क्या क्या है, मेनिंजेस हैं, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, आउटर पार्ट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसको एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसी तरह वर्टिब्रल के पेरियोस्टियम है, ब्लड वेसल्स हैं विद इन द वर्टिब्रल कैनाल। अगर आपको वर्टिब्रल कैनाल इन सब की एनाटमी स्पाइनल कॉर्ड की नहीं आती तो आप जाएँ, मेरी प्लेलिस्ट है न्यूरोलॉजी की, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रा के सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वहाँ से आप जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने याद रखना है कि जो रिकरेंट मेनिंजियल नर्व है या रिकरेंट साइनोवर्टिब्रल नर्व है, वो हमारी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मेनिंजेस हैं, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, आउटर पार्ट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, पेरियोस्टियम है, ब्लड वेसल्स हैं, उन सबको ये सप्लाई करी होती है। इसी तरह जो है ना, अगर प्रोलैप्स डिस्क हो जाए, मतलब डिस्क जो है वो बल्ज करके बाहर निकल आए अपनी जगह से, तो वो इस नर्व को कंप्रेस करती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो डिस्क इटसेल्फ वो पेनलेस नहीं होती, पेनफुल नहीं होती सेंट्रली, लेकिन जो आउटर इसका जो एनुलस होता है फाइब्रोसिस जिसको ये नर्व सप्लाई करी होती है, वो अगर स्ट्रेच या टर्न हो जाए तो रिकरेंट मेनिंजियल नर्व इस सिग्नल को कैरी करती है, क्योंकि हमने देखा रिकरेंट मेनिंजियल नर्व जो एनुलस फाइब्रोसिस को सप्लाई करती है। एनुलस फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो डिस्क की बाहर वाली हिस्सा होता है ना, उसको एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो क्योंकि डिस्क इटसेल्फ सेंट्रली पेन नहीं करती, लेकिन अगर इसकी एनुलस फाइब्रोसिस स्ट्रेच हो या टॉर्न हो तो ये रिकरेंट मेनिंजियल नर्व रिकरेंट जो मेनिंजियल नर्व है ये उसकी कवर करेगी। तो हमें क्या समझ आई, अगर हम फाइनल कंसेप्ट मैप बनाएं कि डीप मसल्स जो है और बैक के उनकी सप्लाई जो है वो क्या है, पोस्टीरियर रेमस है, और सुपरफिशियल मसल्स जो हैं, ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स जो हैं बैक के, उनको एंटीरियर रेमस सप्लाई करता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारा ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस को ये स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाई करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एंड वर्टिब्रल बॉडी जॉइंट्स को रिकरेंट मेनिंजियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, जो कि पेन फ्रॉम डिस्क एंड वर्टिब्रल बॉडी रीजन से लेकर जो फेसेट, लास्ट हमारे रह जाते हैं फेसेट, जो जाइगोफॉक्सीजियल जॉइंट्स होते हैं, फेसेट्स जो होते हैं ना उनको पोस्टीरियर रेमाई सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो फेसेट्स होते हैं इनको भी डुअल इनोवेशन मिलती है फ्रॉम एडजेसेंट स्पाइनल नर्व्स, कि जिधर होगी, फॉर एग्जाम्पल L3 L4 के दरमियान में है तो L4 भी उसको सप्लाई दे रही होगी फेसेट को, और L3 भी सप्लाई दे रही होगी। फिर आप ये सारा जो है रिवाइज़ कर लेंगे, जो पॉइंट्स हैं इनको आप रिवाइज़ करिए, हम बात कर चुके हैं, ठीक है, और ये आपका फाइनल समरी होगी। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है थोड़ा बहुत स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे यहाँ पर, नर्व से रिलेटेड, ओके, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो हेड ऑफिस है, और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नेशनल हाईवे है। कि कोई भी सिग्नल ब्रेन ने बॉडी तक पहुंचाना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के ही जाएगा। कोई सिग्नल वापस आना है ब्रेन में, वो भी स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के ही जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, अगर हम अपने स्टूडेंट से पूछें, आपसे पूछूं व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, तो आप कहेंगे इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ब्रेन इज़ अ CEO सिटिंग इन द हेडक्वार्टर्स, एंड CEO डायरेक्ट काम तो नहीं करता ना, हर मसल ग्लैंड को और ऑर्गन को हुक्म तो नहीं देता, उसने दरमियान में एक वो रखा होता है ना कि जो लेके जाएगी, CEO ब्रेन है, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि वो दरमियान में एक कम्युनिकेशन केबल है जिसने ब्रेन के सिग्नल्स जो है वो बॉडी तक लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है कि इट इज़ द
कम्युनिकेशन हाईवे कनेक्टिंग द ब्रेन टू द बॉडी, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, वेयर डज द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट, तो आप कहेंगे कि ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। क्या होता है कि ब्रेन के नीचे होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, सबसे पहले होती है हमारी मिड ब्रेन, नेक्स्ट पॉन्स, देन मेड्यूला। तो जो मेड्यूला होती है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, जो सबसे एंड वाली ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये स्कल से लीव करती है थ्रू फोराmen मैग्नम। यहाँ पे ये मेड्यूला जो है लीव कर रही होती है, ठीक है, और यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही ब्रेन से जब निकलता है ब्रेन स्टेम से, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू फोराmen मैग्नम। इट इज़ जस्ट वन कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। तो हमें पता चल गया स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड खत्म कैसे होती है। अब इसके लिए ना एक मैंने निमोनिक यहाँ पे हमारे पास है कि एक भाई है और एक बहन है, इनिशियली उनकी सेम हाइट है। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनकी भाई बहनों की ना एक जैसी हाइट थी, लेकिन क्या हुआ कि जो भाई था ना वो जल्दी ग्रो कर लिया और बहन जो है ना वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं की, तो वो छोटी रह गई, ठीक है। तो इसी तरह ये कहानी है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी वर्टिब्रा की, कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती, जबकि जो हमारा वर्टिब्रा होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड शुरू में एक जैसी लेंथ के होते हैं जब एम्ब्रियो होता है बच्चा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऐसा ऐसा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जल्दी ग्रो करता है देन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पीछे रह जाती है, वर्टिब्रल कॉलम आगे चला जाता है। तो इस वजह से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो L1 पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एडल्ट्स के में L1 वर्टिब्रा के लेवल पे ख़त्म हो जाती है और एक कोन शेप स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। ओके, कोनस मेडुलरिस जो होता है ये एंड पे एक L1 पे जो है ना स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाद में वो एक पुशल सी बन जाती है, उसकी हॉर्स टेल होती है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जब एंड होगी ना तो एक कोन सी शेप बना देगी जिसको हम कहेंगे कोनस मेडुलरिस एट L1 लेवल। L1 पे ये ख़त्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर अब एक और मैं आपको कंसेप्ट देती हूँ कि होता क्या है कि अब अगर तो स्पाइनल कॉर्ड हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये हिल सकती है ना, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे पड़ी हुई है तो ये दाएं बाएं भी तो मूव कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर से कुछ धागे निकाले हैं, जैसे एक बलून है, हीलियम बलून होता है ना, उसकी एग्जांपल ले लें। हीलियम बलून जो होता है अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दें तो वो उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, लेकिन अगर उस हीलियम बलून के साथ हम कोई धागा बांध दें और पकड़ लें तो वो हीलियम बलून नहीं उड़ेगा। इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड है कि वो ऐसे है कि इसके कुछ धागे निकल रहे हैं जो जाके कॉकेक्स पे, जो टेल बोन होती है वहाँ जाके अटैच होते हैं, ठीक है। ये धागे क्या है, ये हमारी लंबर एंड सैक्रल नर्व्स हैं जो जाके कॉकेक्स पे अटैच हो रही हैं। अगर ये धागे ना हो, ये नर्व्स ना हो, तो स्पाइनल कॉर्ड भी हिल जाए अपनी जगह से, ठीक है, जस्ट लाइक दैट बलून। तो क्या होता है कि हमारी जो कोनस मेडुलरिस होती है उसके नीचे कॉर्डा इक्विना बनती है, जिसमें लंबर एंड सैक्रल नर्व रूट्स जो होती हैं वो नीचे डिसेंड करती हैं और फिर अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारी लंबर पंक्चर हम करते हैं, लंबर पंक्चर जो हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं सेफली, जब स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गया होता है, स्पाइनल कॉर्ड L1 के लेवल पे ख़त्म हो गया तो हम इजीली लंबर पंक्चर कर सकते हैं L3 L4 या L4 L5 के दरमियान में इन अडल्ट्स। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ ना स्पाइनल कॉर्ड की इनलार्जमेंट्स हैं। इनलार्जमेंट्स क्यों हैं, इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि देखें हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं। हमने हाथों के साथ बहुत ज़्यादा काम करना होता है, हमने अपनी टांगों के साथ बहुत ज़्यादा काम करना होता है, चलना होता है, दौड़ना होता है, सारा कुछ। तो इसी वजह से जो ये अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब्स के जो सेगमेंट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो थोड़े से बड़े होते हैं ताकि वो इन सबको कंट्रोल कर सकें। तो इनको कहते हैं इनलार्जमेंट्स। ये स्पाइनल कॉर्ड इज़ नॉट थिक, क्या स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट थिक है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी दो इनलार्जमेंट्स हैं। एक इसकी सर्वाइकल इनलार्जमेंट है जो कि अपर लिम्ब के लिए है, और एक इसकी लंबर इनलार्जमेंट है जो कि लोअर लिम्ब के लिए है, ठीक है। तो अपर लिम्ब के लिए जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट है, इसमें क्या होता है, ये सारी नर्व सप्लाई कर रही होती हैं अपर लिम्ब के मसल्स को। ये नर्व्स बनाती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, क्योंकि यहाँ पे अपर लिम्ब के बहुत ज़्यादा मसल्स भी हैं, सेंसेशंस भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं, इस वजह से ये कॉर्ड जो है यहाँ पे थिक होती है। अगर हम बात करें लंबर इनलार्जमेंट की तो लोअर लिम्ब भी हमारा लंबोसैक्रल प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई हो रहा होता है, और हम इन सब प्लेक्सिस को बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस का लेक्चर अलग है, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस का लेक्चर अलग है।
कि लार्ज मसल्स होते हैं टांगों के, कम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स हमें चाहिए होती हैं, इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट थिक नहीं होती, ये अपनी इन्लार्जमेंट करती है सर्वाइकल लेवल पे। और सो हमारे पास लोअर लिम्ब में लंबर इन्लार्जमेंट है और सर्वाइकल इन्लार्जमेंट है अपर लिम्ब के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ ग्रूव्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक इंटीरियर ग्रूव है जो कि डीप है ज़्यादा, इंटीरियर मीडियन फीचर कहते हैं उसको, और एक पोस्टीरोलेटरल सर्कस है। पोस्टीरोलेटरल सर्कस जो है पोस्टीरोलेटरल है, मतलब पीछे है और लेटरली है, ठीक है। और एक एंटीरोलेटरल सर्कस है जो आगे है और लेटरली है, और एक पोस्टीरियर मीडियन सर्कस है जो पीछे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो ये एनाटमी से बताई नहीं हुई, मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्पाइनल कॉर्ड है ना तो उसकी ये पोस्टीरियर है, ठीक है, और ये आगे इंटीरियर है, ठीक है। इंटीरियर जो हमारा सर्कस है ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। जो इंटीरियर हमारा सर्कस है ना स्पाइनल कॉर्ड का वो थोड़ा डीप है, और जो पोस्टीरियर सर्कस है वो इतना डीप नहीं है। तो इंटीरियर वाला जो है इंटीरियर मीडियन सर्कस, इंटीरियर मीडियन फीचर कहते हैं उसको डीप, और जो पोस्टीरियर है वो हमारा शैलो है, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियन सर्कस कहते हैं उसको। और एक होता है एंटीरोलेटरल, मतलब यहाँ पे सर्कस होगा, ठीक है, एंटीरोलेटरल आगे और लेटरली, और एक पीछे होगा पोस्टोलेटरल, ठीक है। थोड़ी डिप्रेशन होती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, उनको कहते हैं। तो अगर हम एंटीरियर मीडियन की बात करें, यहाँ पे अगर हमारा ब्लू से हाईलाइट करती हूँ, ये इंटीरियर वाले की बात करें अगर इंटीरियर मीडियन फीचर, तो ये डीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो होती है वो यहाँ से गुजर रही होती है, तो इससे हम इंटीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो याद रखना है कि इंटीरियर मीडियन फीचर इज़ डीप, क्योंकि यहाँ से इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पास करती है। पोस्टीरियर जो सर्कस होता है वो शैलो होता है, और यहाँ पर ये बैक ग्रूव है। उसके बाद पोस्टरोलेटरल सर्कस आता है, यहाँ पर पोस्टीरोलेटरल, यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं थ्रू द पोस्टीरियर रूटलेट्स, इस वजह से ये पोस्टरोलेटरल सर्कस है। उसके बाद जो एंटीरोलेटरल सर्कस है उसमें आपको पता है मोटर फाइबर्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, जो यहाँ से बॉडी तक जा रहे होते हैं। तो ये सारे स्पाइनल कॉर्ड के सर्कस और फीचर हो गए। फीचर थोड़ा सा डीप होता है, सर्कस जो होता है वो थोड़ा शैलो होता है, इस वजह से उसको सर्कस कहते हैं। तो एंटीरोलेटरल सर्कस वी हैव मोटर फाइबर्स, पोस्टरोलेटरल सर्कस वी हैव सेंसरी फाइबर्स। एंटीरियर मीडियन फीचर थोड़ा डीप है क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ने गुजरना होता है, पोस्टीरियर मीडियन सर्कस हो गया। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हैं उसमें एंटीरियर रूट है और पोस्टीरियर रूट है, ये तो आपको पहले भी पता है, हमने पहले जो फर्स्ट लेक्चर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसमें हमने ये डिटेल से देखा था कि एंटीरियर रूट के अंदर हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक जाते हैं, और जो पोस्टीरियर रूट होती है वो सेंसरी होती है, उसमें सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं फ्रॉम बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इसका भी आपको पता है कि सेल बॉडी होती है सेंसरी न्यूरॉन की, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होती, बल्कि यहाँ पर होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये यहाँ पे होता है। पोस्टीरियर रूट जो होती है वहाँ पर एक स्वेलिंग सी बन जाती है जिसको पोस्टीरियर डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। ये ऐसे ही समझे जैसे हम लोग ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो दरमियान में चेक पॉइंट्स आते हैं, टूल प्लाजा आते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जानी है और फिर ब्रेन तक जानी है वो यहाँ पर आके थोड़ी देर रुकती है, ठीक है। यहाँ पे आके सिग्नल जो है वो थोड़ा सा टूल प्लाजा से गुजर के जाता है, तो उसको हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, चेक पॉइंट है। उसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स मिल के मिक्स स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। पोस्टीरियर रूट और सेंसरी रूट ये दोनों मिल के मिक्स स्पाइनल नर्व बनाते हैं, ओके। एंड दे यूनाइट विद इन द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। स्पाइनल नर्व जो है वो मिक्सड होती है। जब भी स्पाइनल नर्व का नाम आए तो कहना है इट इज मिक्स नर्व्स, इट कैरीज बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट इज के आगे स्पाइनल नर्व दोबारा से डिवाइड हो जाती है, ये हमें पता है कि पोस्टीरियर रेमस बनाती है और इंटीरियर रेमस बनाती है, हमें फर्स्ट लेक्चर में बात की हुई है। जो इंटीरियर रेमस है वो एंटीरोलेटरल ट्रंक को सप्लाई करती है, लिम्ब्स को, और हमारे मेजर नर्व प्लेक्सस बनाती है एक्सेप्ट थोरेसिक रीजन, और जहाँ पे इंटरकॉस्टल नर्व्स बनते हैं। और पोस्टीरियर रेमस जो होती है डीप बैक मसल्स को, फेसेड जॉइंट्स एंड स्किन ऑफ बैक को सप्लाई करती है। अब इंटीरियर रेमस लार्ज क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अगर आपसे पूछूं मैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट ज़्यादा लार्ज होता है, आगे वाला या पीछे वाला, तो आप कहेंगे आगे वाला, क्योंकि आगे लिम्स हैं, नहीं पीछे जस्ट बैक है, तो इस वजह से इंटीरियर रेमस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर रेमस। तो ये आप सारे हाई यील्ड पर्ल्स जो है रिवाइज करेंगे, ओके। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली कि पोस्टीरियर रेमस जो होते हैं, अगर आपसे पूछूं मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने पोस्टीरियर रेमस होते हैं, तो 31 ही स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 ही पोस्टीरियर रेमस हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो पोस्टीरियर और इंटीरियर रेमस में डिवाइड होती है। पोस्टीरियर रेमस जो होता है वो हमारे डीप मसल्स ऑफ बैक, स्किन ऑफ बैक को सप्लाई कर रही होती है। पोस्टीरियर रेमस इज अ केयर टेकर ऑफ ट्रू बैक, बट देयर आर एक्सेप्शंस। जो पोस्टीरियर रेमाई होते हैं वो इतने बिजी होते हैं मसल्स को सप्लाई करने में कि वो स्किन तक रीच ही नहीं करते, ठीक है।
तो ये C1, C6, C7, C8, L4, L5 ये नर्व्स जो हैं ये जो हैं वो मसल्स को जो है सप्लाई करती हैं और सेंसरी इनोवेशन देती ही नहीं है, ठीक है। पोस्टीरियर रूट सेंसरी है, एंटीरियर रूट मोटर है। पोस्टीरियर रूट जो होती है सेंसरी, उसने किस चीज़ की सिग्नल लेके आने होते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन एंड पोस्टीरियर सेंसेस लेके आनी होती है। एंटीरियर रूट ने क्या करना होता है कि सारी जो मोटर कमांड है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, कि चलो वॉक करो, मूव करो, स्माइल करो, हाथ उठाओ, ये सारी मोटर काम जो है ये एंटीरियर रूट के कंट्रोल में होती हैं। अब रूट लियंस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी की पोस्टीरियर रूट जो है वो कट गई है, तो क्या पेशेंट मूव कर सकता है? हाँ, लेकिन क्योंकि उसके मोटर फाइबर्स तो कट नहीं हुए, वो तो इंटीरियर रूट के थे, लेकिन उसकी सेंसेशन खत्म हो जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं किसी का इंटीरियर रूट कट गया है, तो आप कहेंगे क्या उसे पेन फील होगी? हाँ, क्योंकि सेंसरी फाइबर्स नहीं कटे, मोटर फाइबर्स कटे हैं, लेकिन उसके मसल्स वीक और पैरालाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि स्पाइनल नर्व कट गई है, तो अब क्या होगा? अब मोटर फाइबर्स भी चलेंगे और सेंसरी फाइबर्स भी चले जाएंगे, ना ही सेंसेशंस आएंगी, ना ही मूवमेंट्स कंट्रोल होंगी। इसी तरह पोस्टीरियर इंटीरियर एमएस है, क्योंकि ये भी मिक्स्ड नर्व से आते हैं, इसमें भी इंटीरियर फाइबर्स भी हैं, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, मोटर डेफिसिट दोनों होंगे। ओके, तो ये आप इस टेबल से भी रिवाइज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो L1 पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जल्दी ग्रो करता है। ओके, और उसके बाद जो है वो कुछ फाइबर्स नीचे जाके जो है कॉनस मेडुलरिस जो होता है उसके नीचे कुछ फाइबर्स होते हैं लंबर और सैक्रल के, और कॉक्सीजियल नर्व रूट्स वो नीचे जाके कॉकेक्स के साथ अटैच होते हैं। ये देखें, कॉनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड L1 लेवल के ऊपर ख़त्म हो गई है, लेकिन नीचे ये कुछ फाइबर्स हैं जिनको ये हॉर्स टेल की तरह, जैसे घोड़े की पुशल होती है ना, वैसे ये कुछ फाइबर्स हैं लंबर और सैक्रल, ये नीचे जाके कॉकेक्स के साथ जाके अटैच होते हैं, जिसको फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। ये इसी वजह से होता है कि स्पाइनल कॉर्ड अपनी पोजीशन में रहे और जो रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व्स हैं वो अपने अपने फोरामेना से बाहर आ जाए, इसको कॉर्डा इक्विना कहते हैं। ओके, अब कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं? C1 टू C7 कितनी सर्वाइकल नर्व्स हैं? 8 हैं। तो देखें, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं और 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, ठीक है। तो अब 8th वाली नर्व कहाँ जाएगी? ठीक है, इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि देखें, अब बंदे 8 हैं लेकिन लेकिन दरवाजे सिर्फ 7 हैं, ठीक है। तो C1 जो है उधर से उसके जो है नीचे से जो है वो एक बंदा गुजर गया, C2 के नीचे से एक नर्व गुजर गई, C3 के नीचे से एक नर्व गुजर गई, C4 के, C5, C6, C7, एक बंदा रह गया बाहर, वो अब कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो पहले जो है ना अबव ईच डोर गुजरते हैं, मतलब ये C1 है, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो अगर मैं इसमें से नर्व्स ड्रॉ करूँ ना कि नर्व जो है वो कहाँ से गुजरी, तो नर्व जो होती है ना C1 के ऊपर से ये गुजरती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन एक नर्व रह जाती है, वो क्या करती है, वो नीचे से गुजर जाती है। ठीक है, मतलब ये बंदा जो रह गया ना, इसने C7 के नीचे से गुजर जाना है। तो जितनी भी फर्स्ट 7 नर्व्स हैं उसने अबव गुजरना है, और जो 8th वाली रह गई है उसने बिलो गुजर जाना है। ठीक है, ये सर्वाइकल रूल है। C1 अबव C7 1 वर्टिब्रा गुजरेगी, C2 नर्व अबव C2 वर्टिब्रा गुजरेगी, C3 नर्व अबव C3 वर्टिब्रा गुजरेगी, अप टू C7 सारे अबव गुजर रहे हैं, लेकिन C8 जो रह गई है ना, ये C7 और T1 के दरमियान से गुजर जाएगी, क्योंकि इसके लिए अब कोई नहीं बची। ठीक है, इसके बाद जितने भी आएंगे थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, वो सारे बिलो गुजरेंगे। तो ये अपने सर्वाइकल रूल याद रखना है कि सर्वाइकल रूल ये है कि हर नर्व सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, लेकिन जो C8 वाली होगी वो C7 वर्टिब्रा के नीचे से गुजरेगी, बिटवीन C7 एंड T1। उसके बाद जितने भी आएंगे थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, वो सारे जो है वो नीचे से गुजरेंगे। ठीक है, अपने वर्टिब्रा की कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे से गुजरेंगे। C8 जो होता है वो अपना रूल चेंज कर लेता है और नीचे सारे अपने रूल चेंज कर लेते हैं। ये आपके MCQs में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेबल देखें। सर्वाइकल वर्टिब्रा में ना आपने हमेशा A+1 करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहे हैं कि C5 वर्टिब्रा के लेवल पे कौन सा सेगमेंट होगा कॉर्ड का, तो आप +1 कर लेंगे, क्योंकि ये सर्वाइकल है तो वो C6 हो जाएगा। अपर थोरैसिक जो T1 टू T6 है ना, उसमें आपने +2 करना है, और लोअर थोरैसिक पे T7 टू T9 आपने +3 करना है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहे हैं T3 के वर्टिब्रा पे कौन सा सेगमेंट होगा, तो आप +2 कर लेंगे, T5 कॉर्ड सेगमेंट। अगर वो पूछ रहे हैं T8 वर्टिब्रा, तो ये लोअर थोरैसिक में आ रहा है ना, तो आपने इसमें +3 कर लेना है, T11 सेगमेंट। ओके, तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं T10, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। T10 के लेवल पे कौन से होते हैं कॉर्ड सेगमेंट? L1, L2। ठीक है, T11 के लेवल पे क्या होते हैं? L3, L4। T12 के लेवल पे L5, L1 के लेवल पे सैक्रल एंड कॉक्सीजियल।
तो ये आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, स्नेल में बना हुआ है, वो भी आपने याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्लिनिकली हम देखें तो क्या है कि सपोज एमआरआई आपने करवाया किसी का, पेशेंट का स्पाइन का, और आपको फ्रैक्चर नज़र आया है T12 वर्टिब्रा पे, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे ना T12 वर्टिब्रा इंजर हुआ है तो T12 ही कॉर्ड इंजर हुई होगी, नहीं, क्योंकि हमने देखा कि T12 के लेवल पे L5 होता है, ओके। तो एक्चुअली L5 कॉर्ड सेगमेंट का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा, T12 का नहीं आएगा। इस वजह से यू शुड नाउ कि किस लेवल पे कौन सी कॉर्ड होती है। तो ब्रेन से मेड्यूला निकला, उससे स्पाइनल कॉर्ड निकला, स्पाइनल कॉर्ड ने एंटीरियर पोस्टीरियर रूट दी हैं, मिक्स स्पाइनल नर्व्स बनी, मिक्स स्पाइनल नर्व्स आगे से पोस्टीरियर इंटीरियर रेमस में डिवाइड हुई, ओके। और L1 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई और नीचे उसने कॉर्डा इक्विना बना दी, जो हमने देखा फाइलम टर्मिनेल, और ये कॉर्डा इक्विना कॉनस मेडुलरिस। व्हाई डज अ पिंच नर्व कॉज पेन? अब ये नर्व पेन इंटरवर्टिब्रल फोरामेना के क्लिनिकल पॉइंट्स आ जाते हैं कुछ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरवर्टिब्रल फोरामेना क्या होते हैं, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है? एग्जिट डोर होता है स्पाइनल नर्व के लिए। कोई भी स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व निकलनी है ना, उसने इंटरवर्टिब्रल दो वर्टिब्रा के दरमियान में फोरामेना होना है, वहाँ से निकलना है, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड ने वर्टिब्रल कैनाल को कैसे लीव करना है? थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के आपको पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स ने इसमें से गुजरना है। हु फॉर्म्स द वॉल्स ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन? अब जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना होता है ना, उसके ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, तो इसकी जो है वो रूफ पे क्या होता है? पेडिकल होता है अबव वर्टिब्रा का, बैक वॉल में होता है आर्टिकुलर प्रोसेस एंड जाइगोपोफिजियल जॉइंट्स, इसको फेसेट जॉइंट्स कहते हैं। फ्रंट पे भी है वर्टिब्रल बॉडी एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ओके। और फ्लोर पे क्या है? पेडिकल ऑफ वर्टिब्रा बिलो। तो ऊपर एक वर्टिब्रा है, नीचे एक वर्टिब्रा है, ठीक है। और पीछे जो है वो आर्टिकुलर प्रोसेसेस और फेसेट जॉइंट्स हैं, और आगे जो है वर्टिब्रल बॉडी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो ये हमारी जो है क्या है? वॉल्स हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेना की। अब स्पाइनल कॉर्ड इतनी आसानी से क्यों इंजर हो जाती है, ठीक है? वो इस वजह से कि जिस जगह से स्पाइनल कॉर्ड ने अपनी नर्व भेजनी होती है ना इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से, वो इतना छोटा होता है कि इतना नैरो होता है कि वो इजीली कंप्रेस हो सकती है जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्क प्रोलैप्स हो गया, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं कि विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो बोन अपने आप को, अगर बोन वीक हो रही है तो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है। तो वो ग्रो करने के चक्कर में छोटे छोटे ना वो बनाने लग जाती है, अपनी बोन्स एक्स्ट्रा बनाने लग जाती है, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, और वो जाके नर्व को कंप्रेस करते हैं। इसी तरह अगर स्वेलिंग है, थिकेंड लिगामेंट्स हैं, फोरामिनल स्टेनोसिस है, तो क्या हो सकता है कि वो जो स्पाइनल नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन आ सकती है। इस वजह से स्पाइनल नर्व जो है वो ईजिली डैमेज हो सकती है। अब स्पाइनल नर्व अगर कंप्रेस हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि हमने देखा कि स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व्स होती है, इसमें सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों होते हैं। तो अगर स्पाइनल नर्व कंप्रेस होगी तो उसके सेंसरी फाइबर्स भी इफेक्ट होंगे और मोटर फाइबर्स भी इफेक्ट होंगे। पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की, टिंगलिंग, नम्बनेस, बर्निंग सेंसेशंस, अगर उसके सेंसरी फाइबर्स इंजर हुए हैं, ओके। ये वो कहेगा मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे ना गुदगुदी सी होती है, मुझे ना बहुत ही नम फील होता है, मतलब जैसे सो गया मेरा हाथ, मेरा पाँव, और बर्निंग सेंसेशन, जैसे जलन हो रही है। तो ये पेन रैंडम नहीं होती, किसी भी जगह शुरू हो जाएगी। जो स्पाइनल नर्व जिस डर्मेटोम स्किन को सप्लाई करी होगी, वो उस जगह पे डर्मेटोमल पेन और रेडिकुलर पेन होगी। अगर मोटर फाइबर्स इफेक्ट होंगे इसके, तो क्या होगा? वीकनेस हो जाएगी उस मसल की, स्पेसिफिक मसल जिसको वो स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही थी, और मसल को मूव करना बहुत मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे या एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो वहाँ से गुजरनी थी, ओके। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोफाइट्स का थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट आ जाता है कि क्या होता है कि जॉइंट्स जो हैं वो जब डी जनरेट हो जाते हैं विद वियर एंड टीयर, एजिंग, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, तो बॉडी उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा बोन बनाती है। उन बोनी प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ये देखें, ये नॉर्मल फॉरामेन है, इसमें से स्पाइनल नर्व गुजर रही है, कोई मसला नहीं है, जैसे कि हम यंग लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बोन्स जो है वर्टिब्रा वो वियर एंड टीयर शुरू हो जाता है, डीजनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर स्पाइनल वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है बोन बनने लग जाती है, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आगे ही फोरामेन इतना छोटा है, और जब वो एक्स्ट्रा बोन वहाँ बन जाएगी तो वो फोरामेना को और ज़्यादा कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से स्पाइनल नर्व जो है वो फंस जाएगी अंदर। तो स्पाइनल नर्व जब इंजर होगी तो उसके अंदर मिक्स नर्व है, वो सेंसरी फाइबर्स भी हैं, मोटर फाइबर्स भी हैं, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी। तो फिर क्या होता है, बूढ़े लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ये इशू होता है। ओल्डर एज, ग्रेजुअल ऑनसेट, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, तो पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का होगा, ऑस्टियोफाइट्स होंगे जो उसकी
इत्यादि इश्यूज़ जो है वो आ रहे होंगे, बैक पेन होगी उसकी वजह से। अब बहुत ज़्यादा नर्व जो है L5 कंप्रेस होती है, वो इस वजह से कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं विच नंबर स्पाइनल नर्व इज़ लार्जेस्ट, तो आप कहेंगे L5। और अगर मैं आपसे पूछूं विच नंबर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इज स्मॉलेस्ट, तो वो भी है भी L5 और S1 का है। तो L5 इतनी ज़्यादा इंजर्ड क्यों होती है, क्योंकि इसने जिस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से गुजर के बाहर आना होता है, L5 और S1 वाला, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये L5 बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि L5 नर्व लार्जेस्ट है और L5 और S1 वाला फोरामेन स्मॉलेस्ट है, इस वजह से L5 रेडिकुलोपैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नर्व रूट प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये आपका MCQ है कि L5 बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है क्योंकि उसका फोरामेना बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट इज सर्वाइकल एंड लंबर फोरामिनल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो हमने बात की थी कि सर्वाइकल जो होती हैं नर्व्स, वो अपने वर्टिब्रा के ऊपर से गुजरती हैं C1 टू C7, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, C6 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन अगर है तो इसकी ये कहाँ पे होता है, C6 और C7 के दरमियान में, ठीक है। और कौन सी नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, C6 और C7 के दरमियान में वी हैव C6 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ओके। ये C6 है, ये C7 है, और इनके दरमियान में जो फोरामेन है वो C6 वाला है। तो यहाँ से कौन सी नर्व पास कर रही होती है, C7, ठीक है, C7 गुजर रही होती है क्योंकि C6 C7 के दरमियान में C6 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है और नर्व इधर से गुजर रही है ना उनके दरमियान से, तो ये C7 वर्टिब्रा के ऊपर से गुजर रही है। तो यहाँ पे C7 जो है ना उसकी कंप्रेशन होगी और फोरामेन कौन सा स्टेनोस होगा, C6 वाला, ठीक है। और लंबर स्पाइन की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि L4 L5 के दरमियान में कौन सा फोरामेन है, तो आप कहेंगे L4, ठीक है, फोरामेन ऊपर वाला होगा, ठीक है। और नर्व यहाँ पे कौन सी कंप्रेस होगी, L4 वाली ही, क्योंकि यहाँ से जो नर्व गुजर रही है वो L4 बिलो वर्टिब्रा, मैंने बताया था लंबर स्पाइन में बिलो वर्टिब्रा गुजरती है नर्व, ठीक है, और सर्वाइकल स्पाइन में अबव। तो यहाँ पे L4 गुजरे होगी, जो L4 के, L5 तो यहाँ पे है, ठीक है, ये L5 वाली स्पाइनल नर्व है, L4 यहाँ पे होगी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपसे फाइनल क्लिनिकल सिनेरियो में पूछूं कि 68 ईयर्स ओल्ड बूढ़ा बाबा है, उसको बैक पेन हो रही है बहुत देर से, ग्रेजुअली वर्सनिंग लेग पेन भी हो रही है, तो क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस विद ऑस्टियोफाइट्स कॉजिंग फोरामिनल स्टेनोसिस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यंग बंदा है 32 ईयर्स ओल्ड, उसने हैवी सूटकेस उठाया कल और अब उसे शूटिंग पेन है फ्रॉम बैक टू लग, तो आपने बोलना है इट इज़ एक्यूट प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंप्रेसिंग अ स्पाइनल नर्व, ओके। तो बूढ़े लोगों में तो चलो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोफाइट्स की वजह से पेन है, लेकिन जवान लोगों में जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाया हो ना, फिर मसला होता है, ओके। तो फाइनल कंसेप्ट मैप हमें क्या समझ आया कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है, यहाँ से हमारी स्पाइनल नर्व्स गुजरती हैं। तो अगर ऑस्टियोफाइट्स हों, वैसे तो वो कंप्रेस नहीं होती इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से गुजरते हुए, लेकिन अगर ऑस्टियोफाइट्स हो, एडीमा हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, फोरामिनल स्टेनोसिस हो, तब स्पाइनल कॉर्ड नर्व कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से सेंसरी लॉस भी होता है, जिसमें पेन, नमनेस और टिंगलिंग आती है, और स्पेसिफिक डर्माटोम पे मोटर वीकनेस आती है, डिफिकल्ट मूविंग मसल्स एंड रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस आती हैं, जिसमें डीप टेंडल रिफ्लेक्सेस जो है वो खराब हो जाते हैं। इस सब कंडीशन को हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी। और आपने ये सारे जो हैं हाई यील्ड पर्ल्स जो है रिवाइज कर लेने हैं यहाँ से, और अल्टीमेट मेमोरी स्टोरी भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत ही जो है मेहनत से ये लेक्चर बनाया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैक की नर्व सप्लाई क्या है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी नर्व से रिलेटेड हमने बात की कि किस तरह से नर्व जो है वो होती हैं, और उसका क्लिनिकली हमने उसको देखा। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।